बीरबल की एक बुद्धिमान योजना। बीरबल ने सुबह की सुनहरी रोशनी में बादशाह अकबर की ओर देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, समस्या जितनी जटिल दिखती है उसका हल उतना ही सरल है। हमें अपराधी को खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे स्वयं सामने आने का मौका देना होगा। यह कहकर बीरबल ने तुरंत महल के द्वारपालों को एक गोपनीय आदेश दिया। उन्होंने एक विशेष प्रकार का लेप बनवाया। वो लेप जो स्पर्श में तो चिकना था, लेकिन उसकी सुगंध इतनी हल्की थी कि साधारणतः महसूस नहीं होती थी। उन्होंने आदेश दिया कि ये लेप रात के अंधेरे में सभी संदिग्धों के कक्षों के दरवाजों के निचले हिस्सों पर चुपचाप लगा दिया जाए। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज मैं सभी से एक साधारण सी परीक्षा करवाना चाहता हूं। जिसने भी गलती की होगी उसके हाथ स्वयं ही उस गुप्त लेप के कारण काले हो जाएंगे। अकबर उत्सुकता से बीरबल को देख रहे थे। ये वाकई एक अनोखी और अप्रत्याशित युक्ति थी। उन्होंने महसूस किया कि योजना की सफलता केवल लेप पर नहीं, बल्कि अपराधी के मन पर पड़े दबाव पर निर्भर थी। सभी संदिग्धों को तुरंत एक अर्धवृत्त में खड़ा किया गया। उन सब के चेहरे पर तनाव और घबराहट साफ झलक रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि उन्होंने रात में लेप लगे दरवाजे को छुआ होगा तो वे पकड़े जाएंगे। बीरबल ने अपनी घोषणा दोहराई और फिर आदेश दिया, अब बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी दोनों हथेलियां ऊपर उठाओ। दरबार में अचानक पूर्ण शांति छा गई। हर आंख अकबर और बीरबल के साथ साथ पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति के हाथों का निरीक्षण कर रही थी। अधिकतर हाथ सामान्य थे, पर एक दरबारी के हाथ असामान्य रूप से काले थे और ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जल्दबाजी में धोया गया हो, जिससे लेप का रंग पूरी तरह से नहीं निकल पाया था। बीरबल ने उस दरबारी की ओर इशारा किया और विजयी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, ये रहा वो चोर जिसने अपराध नहीं किया। उसे अपने हाथ जांचने या धोने की जरूरत नहीं थी। केवल अपराधी ने ही चिंता में आकर रात में बार बार दरवाजे को छूकर प्रमाण मिटाने का प्रयास किया होगा। बादशाह अकबर बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि और सहज न्याय पर एक बार फिर चकित रह गए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस संदिग्ध दरबारी को हिरासत में लिया जाए। दरबारी घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन वो फिर भी अंतिम बार नाटक करने की कोशिश करने लगा। नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूं। ये काले धब्बे केवल मिट्टी या काजल है। बीरबल ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मिट्टी नहीं जनाब, ये उस दरवाजे पर लगाए गए विशेष काले लेप का प्रमाण है, जिसे केवल अपराधी ने ही चिंता में आकर मिटाने की कोशिश की। एक निर्दोष व्यक्ति चैन से सोता है, न कि अपने हाथों को रात भर रगड़ता है। बीरबल ने आगे कहा, यदि महाराज को अब भी कोई संदेह है तो आप इसके वस्त्रों की तलाशी ले सकते हैं। चुराई गई शाही अंगूठी अवश्य ही वहीं मिलेगी। सिपाहियों ने तलाशी ली और दरबारी के जामा कपड़े की जेब से वो बहुमूल्य अंगूठी बरामद हो गई। सत्य सामने आते ही दरबारी का सिर शर्म से झुक गया। अकबर बादशाह चकित और राहत महसूस कर रहे थे। एक क्षण पहले तक जहां संदेह का बादल था, अब वहां बीरबल की बुद्धिमानी का सूर्य चमक रहा था। धोखेबाज, बादशाह गरज उठे, तुमने न केवल एक शाही वस्तु चुराई, बल्कि हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी की। तुम्हारी ये धृष्टता अक्षम्य है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस लालची दरबारी को कारावास में डाल दिया जाए और उसे उसके किए की उचित सजा दी जाए। सिपाहियों ने उसे पकड़कर फौरन वहां से हटा दिया। अंगूठी वापस मिल चुकी थी और न्याय हुआ था। अकबर ने अत्यंत स्नेह और सम्मान से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार का सबसे अनमोल रत्न हो। तुम्हारी बुद्धि का तेज हर अंधेरे को चीर देता है। जहां सभी सबूत गुम हो गए थे, तुमने केवल विवेक के सहारे सत्य को उजागर कर दिया। बादशाह ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए
बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाया और सम्राट द्वारा दिए गए मोतियों के हार को स्वीकार किया। जहांपनाह, ये आपकी उदारता है। आपकी सेवा में अपनी बुद्धि का उपयोग करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अकबर अभी भी उस योजना की गहराई को समझना चाहते थे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की चपलता को मेरा सलाम। लेकिन मुझे बताओ, तुमने आखिर ये कैसे पता लगाया कि अंगूठी उसी दरबारी के पास थी? तुमने तो केवल आटे की पोटलियां रखवाई थी, जो मुझे एक साधारण शरारत लग रही थी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आटे की पोटलियां असल में एक मनोवैज्ञानिक जाल थी। मैंने जानबूझकर यह अफवाह उड़ाई थी कि जिसने भी चोरी की है उसकी दाढ़ी अपने आप 3 इंच लंबी हो जाएगी। एक निर्दोष व्यक्ति ऐसी बेतुकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन चोर का मन हमेशा भय और अपराध बोध से ग्रस्त रहता है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, जब हम कमरे से निकले तो केवल उसी दरबारी ने डर के मारे बार बार अपनी दाढ़ी को छूकर टटोला, ये देखने के लिए कि कहीं वह बढ़ तो नहीं गई। ये एक सूक्ष्म हरकत थी और इसी हरकत ने उसे बेनकाब कर दिया। चोरी का सबूत अंगूठी नहीं, बल्कि चोर का अपना डर था। बादशाह बीरबल की इस अनोखी तरकीब पर हंसे और उनकी प्रशंसा में फिर कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराज अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को इशारा किया। वो भयभीत दरबारी पकड़ा गया, जिसने बीरबल की मनोवैज्ञानिक चाल के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली और चोरी की गई कीमती अंगूठी को अपनी पगड़ी के नीचे से निकालकर सौंप दिया। अकबर ने राहत की सांस ली। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर विजय की कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। बादशाह ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बीरबल, तुम हमेशा ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हो जो शारीरिक बल या पारंपरिक सबूतों पर नहीं, बल्कि मानव मन की कमजोरी पर निर्भर करती है। आखिर तुमने ये कैसे जाना कि दाढ़ी छूने वाला ही चोर होगा? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य को छिपाने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। एक अपराधी का विवेक उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। मैंने केवल उसके डर को एक बहाना दिया और उसके डर ने ही उसे बेनकाब कर दिया। अकबर एक बार फिर बीरबल की गहरी समझदारी से अभिभूत हो गए। अकबर ने एक लंबी सांस ली और संतोष व्यक्त करते हुए मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत शाही खजाने की रखवाली में चूक करने वाले चोर को उचित दंड देने का आदेश दिया, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत न कर सके। इसके बाद बादशाह ने अत्यंत स्नेह से बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारा मस्तिष्क किसी किले की मजबूत दीवारों से कहीं अधिक सुरक्षित है। तुम भौतिक सबूतों के पीछे छिपी हुई मानवीय प्रकृति को पहचान लेते हो। तुम्हारी ये योजना, जिसमें भय को ही न्याय का साक्षी बनाया गया, ये सिद्ध करती है कि बल से अधिक प्रभावी बुद्धि होती है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। अकबर ने तुरंत उन्हें 100 मोहरे पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की, जो दरबार के सबसे महंगे तोहफों में से एक था। सभी दरबारी एक बार फिर बीरबल के तीक्ष्ण विवेक के आगे नतमस्तक थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि जब तक बीरबल उनके साथ है, उनके राज्य में कोई भी अपराध अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता। 100 मोहरों का पुरस्कार और सम्राट की खुली प्रशंसा ने बीरबल की प्रसिद्धि को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उनकी चतुराई अब केवल दरबार तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दराज के गांवों में भी न्याय की कहानियां बनकर फैल गई। साधारण जनता उन्हें किसी देवता से कम नहीं मानती थी, क्योंकि वह जानते थे कि बीरबल का न्याय पक्षपात रहित होता है। लेकिन जहां जन प्रशंसा थी, वही दरबार के कुछ पुराने और अहंकारी सदस्यों के मन में ईर्ष्या की हल्की सी ज्वाला भी जल उठी। विशेष रूप से मुख्य पुरोहित और कुछ अन्य दरबारी बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। उन्हें लगने लगा था कि बीरबल की हर सफलता उनके स्वयं के महत्व को कम कर रही है। इस बीच
एक दिन जब बीरबल अपने आवास की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक दुखी व्यापारी मिला। व्यापारी का चेहरा चिंता से पीला पड़ा हुआ था। उसने तुरंत बीरबल के पैर पकड़ लिए और आंखों में आंसू लिए अपनी नई समस्या सुनाई। हुजूर, मेरे जीवन भर की कमाई से भरे हुए 3 थैले चोरी हो गए हैं। कोतवाल भी मेरी मदद नहीं कर पाए। केवल आप ही हैं जो मुझे इस घोर विपत्ति से निकाल सकते हैं और मेरा सब कुछ वापस दिला सकते हैं। बीरबल ने गहरी सांस ली और समस्या पर विचार करने लगे। बीरबल ने व्यापारी को ध्यान से देखा और आश्वासन दिया, मित्र, घबराओ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी विपत्ति बड़ी है, पर जहां चोर इतना चतुर होगा, वहां बीरबल को उससे भी ज्यादा बुद्धि से काम लेना होगा। अगले ही पल बीरबल ने व्यापारी से उन सभी लोगों के नाम पूछे जो चोरी से कुछ समय पहले उसके घर या रास्ते के आसपास मौजूद थे। व्यापारी ने 5 नौकरों और 2 अन्य सहायकों के नाम बताए। बीरबल ने तुरंत उन सभी 7 व्यक्तियों को बुलवा भेजा और उन्हें बादशाह के दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। जब सभी संदिग्ध अगले दिन दरबार में हाजिर हुए, बीरबल ने घोषणा की, जहांपना, चोरी का पता लगाना आसान है। मैंने 3 विशेष थैले तैयार किए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे व्यापारी के खोए हुए थैले थे। उन्होंने प्रत्येक संदिग्ध को एक थैला थमाया और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। इन थैलों में एक अजीब जादू है। जिसने वास्तव में चोरी की है, उसका थैला आज रात तक बाकी सभी थैलों से छोटा हो जाएगा। हमें बस कल सुबह का इंतजार करना होगा। ये सुनते ही चोरों के चेहरों पर भय की एक ठंडी लहर दौड़ गई। चोर अब अपनी बुद्धिमान योजना बनाने में लग गया। रात भर असली चोर बेचैन रहा। बीरबल का रहस्यमय जादू उसे सोने नहीं दे रहा था। अगर मेरा थैला छोटा हो गया तो कल सुबह मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। अंधविश्वास और डर ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। उसने ये मान लिया था कि थैले में सचमुच कोई अलौकिक शक्ति है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, चोर ने धीरे से अपनी मशाल जलाई। उसने एक तेज चाकू निकाला और अपने थैले के निचले किनारे से सावधानीपूर्वक एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया। उसने सोचा, जादू के कारण ये थैला जितना छोटा होगा, मैंने उतना ही पहले से काट लिया है। इस तरह सुबह जब सभी थैले नापे जाएंगे तो मेरा थैला बाकी दोनों के बराबर ही रहेगा। टुकड़ा काटने के बाद चोर ने राहत की सांस ली और उसे फेंक दिया। उसे विश्वास हो गया कि उसने बीरबल की बुद्धिमान योजना को सफलतापूर्वक मात दे दी है और वो निश्चिंत होकर सो गया। अगली सुबह दरबार फिर से सजाया गया। तीनों संदिग्ध अपने अपने थैलों के साथ कांपते हुए हाजिर हुए। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, अब समय आ गया है। जहांपना, जादू ने अपना काम कर दिया है। जहांपना, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तीनों थैले अब बराबर हो गए हैं? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, नहीं जहांपना, केवल 2 थैले बराबर हैं, क्योंकि वे रात भर निर्दोष रहे और उन्होंने थैलों को जैसा था वैसा ही रहने दिया। लेकिन तीसरा थैला, जिसने रात को अपने लालच के चलते छेड़छाड़ की, अब छोटा हो गया है। अकबर के आदेश पर दरबारी सेवक ने तुरंत बारी बारी से तीनों थैलों को मापना शुरू किया। पहले 2 संदिग्धों के थैले जो रात को रखे गए थे, उनमें कोई अंतर नहीं था। उनकी लंबाई बिल्कुल समान थी। लेकिन जब सेवक ने तीसरे संदिग्ध का थैला उठाया तो दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। थैला स्पष्ट रूप से बाकी दोनों से छोटा था। ठीक उतना ही टुकड़ा रात को काटा गया था। तीसरा चोर, जिसने खुद को सबसे बुद्धिमान समझा था, अपनी गलती का एहसास होते ही सदमे से कांपने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी चोरी अब खुलेआम साबित हो चुकी थी। ये देखते ही सम्राट अकबर का चेहरा गर्व और संतोष से चमक उठा। उन्होंने सिंहासन से उठकर पहले सदमे में खड़े तीसरे संदिग्ध की ओर देखा, फिर तुरंत बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, अकबर ने उत्साह से कहा, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से फिर से साबित कर दिया
कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु मुझे ये जानना है, तुमने ये थैलो वाला परीक्षण क्यों किया? तुम कैसे जानते थे कि चोर अपने द्वारा काटे गए टुकड़े का ही इस्तेमाल थैले के रूप में करेगा? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने केवल मानवीय मनोविज्ञान का अध्ययन किया। जो व्यक्ति इतनी चतुराई से चोरी करता है वो अत्यंत किफायती भी होता है। उसे लगा होगा कि चोरी किए गए बहुमूल्य कपड़े के टुकड़े को फेंकना मूर्खता है। उसने सोचा कि इसे फेंकने के बजाय सबसे सुरक्षित जगह इसे अपने पास एक साधारण थैले के रूप में रखना है। मैंने बस उस अति बुद्धिमान चोर की बचत करने वाली प्रवृत्ति पर दाव लगाया। तीसरे चोर ने, जिसका अपराध अब अस्वीकार्य था, तुरंत जमीन पर गिरकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। अकबर की आंखें गर्व और आश्चर्य से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया और स्नेह से उन्हें गले लगा लिया। धन्य हो बीरबल, मैंने कई युद्ध जीते हैं, कई खजाने अर्जित किए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बुद्धिमान रत्न मेरे दरबार में पाकर मैं स्वयं को सबसे भाग्यशाली बादशाह मानता हूं। तुमने न केवल सत्य को उजागर किया, बल्कि मानवीय स्वभाव की जटिलताओं को भी सबके सामने रख दिया। तीसरे चोर ने तुरंत स्वीकार किया कि उसने बहुमूल्य हार एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति के आधार में छिपा रखा था। सिपाहियों को तुरंत भेजा गया और कुछ ही क्षणों में खोया हुआ कीमती हीरा जड़ित हार वापस दरबार में आ गया। अकबर ने आज्ञा दी कि तीनों चोरों को उनके अपराध के अनुसार उचित दंड दिया जाए। जब न्याय स्थापित हुआ तो बादशाह ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया, ये कहते हुए कि उनकी योजना मात्र एक युक्ति नहीं, बल्कि शुद्ध मनोविज्ञान पर आधारित एक अद्भुत चाल थी, जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। बीरबल ने बादशाह के सामने सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह आपकी बुद्धिमत्ता का ही फल है कि मुझे ऐसे मामलों को सुलझाने का अवसर मिलता है। परंतु अकबर अभी भी उस जटिल योजना के रहस्य को पूरी तरह समझना चाहते थे। उन्होंने सिंहासन पर आगे झुकते हुए पूछा, बीरबल, मुझे तुम्हारी उस युक्ति का मूल जानना है। तुमने ये कैसे सुनिश्चित किया कि चोर अपने अपने रहस्य उगल देंगे, भले ही वे अलग अलग कक्षों में बंद थे? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैंने केवल मानवीय मनोविज्ञान का उपयोग किया। मैंने प्रत्येक चोर को यह विश्वास दिलाया कि उसे एक गुप्त व्यक्तिगत मौका दिया जा रहा है, एक ऐसा मौका जिसमें वो अकेला सफल हो सकता है। चोरों के मन में डर था कि कहीं दूसरा चोर इनाम पाकर कम दंडित न हो जाए, और यही डर लालच में बदल गया। जब एक व्यक्ति को लगता है कि केवल एक ही रास्ता है जिससे वो बच सकता है, तो वो उस दिशा में काम करने लगता है। सत्य तो केवल आशा और भय के चौराहे पर प्रकट होता है। ये सुनकर अकबर ने संतोष की गहरी सांस ली और घोषणा की कि बीरबल का न्याय तर्क और दया का अद्भुत संगम था। दरबार में तालियों की गूंज सुनाई दी। सभी दरबारी बीरबल की अनूठी सूझबूझ को सलाम कर रहे थे, जिसने न्याय की जटिल प्रक्रिया को मनोविज्ञान के एक सरल प्रयोग में बदल दिया था। बीरबल, तुम्हारे तर्क ने मुझे विस्मित कर दिया है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। परंतु अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इस गुप्त योजना का परिणाम क्या रहा? चोरों ने सत्य किस प्रकार प्रकट किया? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने प्रत्येक चोर को एक छोटा, विशेष रूप से चिन्हित पत्थर दिया और उनसे कहा कि यह पत्थर उसकी मुक्ति की कुंजी है। मैंने उन्हें एक एक करके रात के अंधेरे में एक गुप्त स्थान पर बुलाया और उन्हें ये यकीन दिलाया कि यदि वो उस स्थान पर रखे गए शाही खजाने की पोटली को चुपचाप उठा लाएगा और अपने पत्थर को उसके स्थान पर रख देगा, तो सुबह होने से पहले उसे माफ कर दिया जाएगा। अगली सुबह उस गुप्त स्थान पर केवल एक ही खाली पोटली मिली और उसके चारों ओर 5 अलग अलग चिन्हित पत्थर पड़े थे, लेकिन कोई चोर नहीं था। ये देखते ही अकबर समझ गए कि लालच ने उन्हें एकजुट होने के बजाय एक दूसरे पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया था। बीरबल की योजना सफल रही थी। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर प्रशंसा
और कुछ उलझन का भाव था। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सलाम, लेकिन मैं अभी भी एक बात नहीं समझ पाया। अगर वे सभी लालच के वशीभूत होकर आए थे, तो खजाने की वो पोटली खाली क्यों मिली? क्या किसी छठे व्यक्ति ने उसे चुरा लिया? बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए रहस्य पर से पर्दा हटाया। जहां पनाह, पोटली को खाली रखा गया था। उन सभी चोरों को यह विश्वास था कि वो पोटली खजाने से भरी है, और चूंकि हर कोई ये सोच रहा था कि वही एकमात्र व्यक्ति है जिसे ये मौका मिला है, उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए खाली पोटली को उठाया और भाग गए। बीरबल ने आगे कहा, उन्हें यह विश्वास था कि यदि वे खाली पोटली के साथ भी पकड़े जाते हैं, तो वे दावा कर सकते हैं कि खजाना तो पहले ही कोई और ले गया। लेकिन उन पांचों पत्थरों की उपस्थिति साबित करती है कि सभी ने लालच में आकर शाही खजाने के प्रति अपनी निष्ठा तोड़ने की कोशिश की थी। अकबर ने तुरंत उन पांचों धोखेबाजों को उनके अपराध के लिए दंडित करने का आदेश दिया। अकबर ने राहत की गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़कर देखा। उनकी आंखों में गर्व और प्रशंसा झलक रही थी। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। तुमने एक ही योजना से न केवल चोरों को पकड़ा, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि लालच कैसे सबसे भरोसेमंद लोगों के दिमाग को भी दूषित कर देता है। शाही खजाने को जब्त करने की इच्छा ने उनकी वफादारी को ढक दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, वफादारी और ईमानदारी ही किसी राज्य का असली खजाना है। मैंने बस इतना सुनिश्चित किया कि उस खजाने की रक्षा की जा सके। इस नाटकीय खुलासे के साक्षी रहे सभी दरबारी, जिन्होंने अपनी अपनी खाली पोटलियों के साथ पांचों धोखेबाजों को देखा था, बीरबल की बुद्धिमानी की जय जयकार करने लगे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया और राज्य की सुरक्षा के लिए उनकी असाधारण समझदारी पर एक बार फिर अपना अटूट विश्वास जताया। यह घटना पूरे दरबार के लिए एक कड़ा सबक थी। पांचों धोखेबाजों को तुरंत कारागार में डाल दिया गया और बादशाह अकबर ने सुनिश्चित किया कि उन्हें उनकी करतूतों के लिए कड़ी सजा मिले। इस घटना ने दरबार की कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव ला दिया। हर दरबारी अब जानता था कि बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि से कुछ भी छिपाना असंभव है, और इसलिए उनकी हर चाल पर विशेष ध्यान देने लगा। अगले दिन जब अकबर निजी कक्ष में बैठे थे, उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि धन की रक्षा तलवार नहीं, विवेक करता है। मुझे गर्व है कि मेरे पास तुम जैसा रत्न है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यह आपकी न्यायप्रियता है जो हमें सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है। मेरी योजना मात्र एक छोटा सा प्रयास थी, पर आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह स्पष्ट था कि बीरबल की यह बुद्धिमान योजना सिर्फ चोरों को पकड़ने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने पूरे साम्राज्य के नैतिक मूल्यों को मजबूत किया था। बीरबल की इस कुशलता का बखान दूर दूर के राज्यों में होने लगा। बीरबल की बढ़ती ख्याति कुछ दरबारी षड्यंत्रकारियों को खटकने लगी। विशेष रूप से दरबारी मानसिंह, जो अपनी चतुराई और पदवी को लेकर अत्यंत अहंकारी था, बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगा। उसने निश्चय किया कि वो बीरबल को ऐसी कठिन चुनौती देगा जिससे वह या तो असफल हो जाए या बादशाह की नजरों में गिर जाए। एक दिन भरे दरबार में मानसिंह ने बादशाह अकबर के सामने एक अनोखी पहेली रखी। उसने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने अपनी योजना से धन की रक्षा की, पर क्या वह धन के स्वभाव को पूरी तरह समझते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि यह राज्य किस चीज से सबसे अधिक भयभीत रहता है। वो शक्ति जिसे हम देखते नहीं, पर जो हर जगह मौजूद है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत चुनौती स्वीकार की। वो जानते थे कि ये प्रश्न सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि मानसिंह का बिछाया हुआ जाल है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपका सेवक इस अनदेखी शक्ति को न केवल पहचानेगा, बल्कि उसे आपके समक्ष प्रस्तुत भी करेगा।
अगले दिन बीरबल अपनी योजना के साथ आने का वादा करके दरबार से विदा हुए। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए, बल्कि सीधे नगर के सबसे व्यस्त बाजार पहुंचे। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त 2 सहायकों को बुलाया। उन्हें निर्देश देते हुए बीरबल ने कहा, आज हमें एक ऐसा बीज बोना है जिसका फल हमें कल ही देखना है। बीरबल की योजना सरल थी, पर उसका प्रभाव गहरा होना था। उन्होंने दोनों सहायकों को अलग अलग दिशाओं में भेजा और एक गोपनीय सूचना फैलाने को कहा। जहांपनाह ने एक गुप्त फरमान जारी किया है, जिसके तहत आज रात से राज्य के सभी नागरिकों को अपने घरों में रखे अनाज का 10वां हिस्सा और सभी छोटे मोटे तांबे के बर्तन अनिवार्य रूप से शाही खजाने में जमा कराने होंगे। ये खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। तांबा और अनाज हर गरीब और मध्य वर्गीय परिवार की सबसे मूलभूत संपत्ति थी। अचानक गलियों और बाजारों में फुसफुसाहट और भय का माहौल बन गया। लोग काम छोड़कर घरों की ओर भागे, अपनी संपत्ति छिपाने लगे। शहर की सामान्य हलचल 1 घंटे के भीतर ही गहरी चिंता और अविश्वास में बदल गई। बीरबल दूर खड़े होकर लोगों के चेहरे पढ़ रहे थे। वो शक्ति जिसे मानसिंह देखना चाहते थे, अब साकार हो रही थी। ये शक्ति थी जनता का सामूहिक भय। शाही किले के मुख्य द्वार पर देर शाम तक हजारों लोग जमा हो गए। उनके दुख और निराशा की आवाजें महल की ऊंची दीवारों को भेद रही थी। बाती तेवर दिखाने के बजाय वे सिर्फ दया की भीख मांग रहे थे। हर चेहरे पर गहरे अविश्वास और पराजय का भाव था। दरबार में मानसिंह की आंखें इस दृश्य को देखकर चमक रही थी। उन्होंने फुसफुसाकर बादशाह से कहा, देखा जहांपनाह, भय से बड़ी कोई आज्ञाकारी शक्ति नहीं। लेकिन बादशाह अकबर का मन अशांत था। जनता की इतनी बड़ी पीड़ा उन्हें विचलित कर रही थी। तभी बीरबल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय आत्मविश्वास झलक रहा था। जहांपनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह शक्ति का प्रदर्शन तो हो गया जिसका मानसिंह जी को इतना मोह था, लेकिन अब हमें जनता को प्रेम और विश्वास का पाठ पढ़ाना है। इस आग को बुझाने का समय आ गया है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। तुम्हारी योजना क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, केवल 1 रात। मुझे शाही खजाने से कुछ तांबे के बर्तनों और अनाज की आवश्यकता है। कल सुबह होने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि भय से बड़ा शासक का न्याय और दया होती है। रात के अंधेरे में, जब सारा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, बीरबल ने शाही भंडार के अधिकारियों को जगाया। चुप्पी और गोपनीयता बनाए रखते हुए उन्होंने तांबे के हजारों छोटे बड़े बर्तनों को शाही भंडार से लाए गए उत्तम किस्म के अनाज से भरवाया। ये कार्य पूरी रात चला। बीरबल ने स्वयं मजदूरों के साथ मिलकर इन अनाज से भरे बर्तनों को शहर की उन सबसे गरीब और अशांत गलियों के मुहानों पर रखवाया, जहां हाल ही में मानसिंह के प्रदर्शन से भय और तबाही का माहौल बना था। बर्तन खुले थे, जैसे दया का आह्वान कर रहे हों। जैसे ही पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणें फूटीं, शहर के लोगों ने अपने दरवाजों के बाहर चमकदार तांबे के बर्तन देखे। बिना किसी घोषणा, बिना किसी भाषण के हर जरूरतमंद परिवार को 1 रात में राहत मिल गई थी। सुबह अकबर अपने कक्ष में बेचैन थे। तभी मुख्य द्वारपाल भागता हुआ आया। जहांपनाह, चमत्कार हो गया। लोग सड़कों पर आपके जयकार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जहां भय और शक्ति का प्रदर्शन हुआ था, वहां रात भर में बादशाह की करुणा बरस गई है। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए। ये भय का नहीं, विश्वास का साम्राज्य था। अकबर ने गहरे सुकून की सांस ली। उन्होंने तेजी से बीरबल की ओर देखा, जिनकी शांत मुस्कान रहस्य को बयां कर रही थी। बीरबल, उन्होंने कहा, उनका स्वर आश्चर्य और प्रशंसा से भरा था। ये सब क्या है? तुमने ये चमत्कार कैसे किया? मैंने तो सोचा था कि अब केवल बल ही काम करेगा, लेकिन ये तुम्हारी कौन सी बुद्धिमान योजना थी जिसने 1 रात में शाही खजाने से करुणा बरसा दी? बीरबल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। जहांपनाह,
यह आपकी उदारता है जिसका क्रियान्वयन हुआ। भय दिखाना आसान है, मगर लोगों के घरों तक चुपचाप राहत पहुंचाना अधिक प्रभावी है। मैंने उस व्यापारी के माध्यम से जनता को भयभीत करने के बजाय ये निश्चित किया कि रात के अंधेरे में, जब शाही सुरक्षा कर्मी गश्त पर थे, बिना किसी शोरगुल के जरूरतमंद परिवारों तक अनाज और आवश्यक वस्तुएं पहुंचा दी जाएं। उन्होंने आगे जोड़ा, हुजूर, हमने जनता को भाषण नहीं दिया, हमने उन्हें राहत दी। सच्चा साम्राज्य विश्वास से चलता है, दिखावे से नहीं। अकबर ने गर्व से बीरबल को देखा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, आज मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने ये गुप्त कार्य किन सैनिकों के साथ पूरा किया। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, इस गुप्त कार्य को करने वाले सैनिक पुरस्कार या सम्मान की अपेक्षा नहीं रखते। वे अपनी पहचान इसलिए गुप्त रखना चाहते हैं ताकि जनता का ध्यान राहत कार्य से हटकर व्यक्तियों की प्रशंसा पर न चला जाए। अकबर ने सिर हिलाया, पर उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। फिर भी मैं उन वीरों को जानना चाहता हूं जिन्होंने इतनी कुशलता और गोपनीयता से ये कठिन कार्य पूरा किया। उनका नाम बताने में क्या संकोच है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, नेतृत्व तो सिर्फ आपके न्याय और प्रजा के प्रति आपके अटूट विश्वास ने किया। हमने सिर्फ उस विश्वास को जमीन पर उतारा। ये काम उन सैनिकों ने किया जो स्वयं गरीब परिवारों से आते हैं और दर्द को पहचानते हैं। हर वो सुरक्षाकर्मी जिसने बिना किसी शोरगुल के रात के अंधेरे में अपना कर्तव्य निभाया, वही इस योजना का नायक है। वास्तव में, हुजूर, इस योजना में पूरी सल्तनत का निस्वार्थ भाव शामिल था। अकबर ने बीरबल की ओर गहरी दृष्टि से देखा। वो जानते थे कि बीरबल जानबूझकर अपने नाम को बीच में नहीं ला रहे हैं। तुम हमेशा की तरह, बीरबल, साधारण से परे सोचते हो। बादशाह ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर मुझे संतुष्ट करता है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न शेष है। तुमने ये सुनिश्चित क्यों किया कि योजना का प्रभाव लोगों पर सीधे पड़े, जबकि उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को न मिले? यदि ये काम इतने गुप्त रूप से किया गया था, तो ये कैसे सुनिश्चित हुआ कि गरीब जनता तक ये संदेश पहुंचे कि न्याय हुआ है? बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। हुजूर, हमने योजना इसलिए गोपनीय रखी ताकि लाभ पाने वालों को ये न लगे कि वे किसी की दया के पात्र हैं या उन्हें भीख दी जा रही है। उन्हें महसूस होना चाहिए कि ये उनका अधिकार था, जिसे व्यवस्था ने देर से ही सही लेकिन पुनः स्थापित किया है। और संदेश पहुंचाने का कार्य सल्तनत के कागजों या ऊंची घोषणाओं ने नहीं, बल्कि लोगों के बीच फैली राहत, भरोसे और संतोष की सच्ची कहानियों ने किया है। उन्होंने कहा, सच्चा न्याय अपनी घोषणा स्वयं करता है। बादशाह अकबर की आंखें गर्व और संतुष्टि से चमक उठीं। उन्होंने कुछ देर तक बीरबल को निहारा, उनकी असाधारण दूरदर्शिता को समझते हुए। बीरबल, उन्होंने धीमी लेकिन प्रभावित आवाज में कहा, तुमने इस जटिल समस्या का समाधान केवल न्याय से नहीं, बल्कि सम्मान और बुद्धिमानी से किया। ये योजना गोपनीय ही रहनी चाहिए थी। अब मैं तुम्हारे दृष्टिकोण को पूर्णतः समझता हूं। लेकिन उस कार्य का अंतिम चरण क्या था? क्या सभी प्रभावित लोगों को उनकी उचित राहत मिल गई? बीरबल ने पुनः सम्मान से सिर झुकाया। हुजूर, कार्य पूर्ण हो चुका है। उन सभी परिवारों को जिन्हें कई वर्षों से अनुचित करों या जमीन के विवादों से जूझना पड़ रहा था, उन्हें उचित भरपाई कर दी गई है। सरकारी खजाने पर इसका बोझ अवश्य पड़ा, लेकिन सल्तनत को लोगों का जो अटूट भरोसा और प्रेम मिला है, वो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। हमने प्रजा के हृदय में शांति और समृद्धि का बीज बो दिया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई। ये योजना वास्तव में अभूतपूर्व थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं। तुमने वर्तमान संकट का समाधान तो कर दिया, लेकिन क्या यह राहत स्थायी है? भविष्य में पुनः ऐसे अनुचित करों या भूमि विवादों से लोगों को बचाने के लिए तुम्हारी क्या दूरगामी योजना है? हमने केवल घाव भरा है
या बीमारी की जड़ भी काटी है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, जहांपना, मैंने केवल भरपाई नहीं की। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने पाया कि समस्या की असली जड़ पुराने और जटिल राजस्व नियमों तथा भ्रष्ट अधिकारियों में थी। हमने राज्य के कर संग्रह और भूमि रिकॉर्ड की पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाया है। साथ ही हमने हर सूबे में एक जन शिकायत निवारण केंद्र, पब्लिक ग्रीवेंस सेल, स्थापित किया है। ये केंद्र सुनिश्चित करेगा कि छोटे से छोटे नागरिक की समस्या भी तुरंत दरबार तक पहुंचे और न्याय में देरी न हो। अब अन्याय के अंकुर फूटने से पहले ही उन्हें कुचल दिया जाएगा। अकबर ने गहरी संतुष्टि का अनुभव किया। तुमने सही कहा, बीरबल। तुमने केवल एक योजना नहीं, बल्कि न्याय की एक नई व्यवस्था स्थापित की है। अकबर ने तुरंत मुख्य काजी को बुलाया और निर्देश दिया कि इस नई न्याय व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से पूरे साम्राज्य में लागू किया जाए। ये व्यवस्था केवल कागज पर नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। उन्होंने घोषणा की। दरबारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ये योजना बीरबल की बुद्धिमानी का प्रमाण है, जिसने हमें भविष्य के लिए तैयार किया है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर सफलता का कोई अहंकार नहीं था, केवल कर्तव्य की शांति थी। बीरबल, अकबर बोले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का मोल नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी तुम क्या चाहते हो? कोई मनसब, कोई जागीर? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि ये नई व्यवस्था सुचारू रूप से चले और हमारे किसी भी नागरिक को न्याय के लिए भटकना न पड़े। नागरिकों का संतोष ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। दरबार में बैठे हुए दरबारी, जिनकी व्यक्तिगत शक्तियां इस पारदर्शिता से प्रभावित होने वाली थी, अब पूरी तरह से मौन थे। वे बीरबल की अचूक योजना के सामने विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। महाराज अकबर बीरबल के निस्वार्थ भाव से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने खड़े होकर अपने प्रिय वजीर को गले लगा लिया। बीरबल, तुम केवल रत्न नहीं, तुम मेरी आत्मा हो। तुम्हारा सम्मान धन संपत्ति से कहीं ऊपर है। ये घोषणा सुनकर दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगले कुछ हफ्तों में बीरबल की न्यायपेटिका योजना ने कमाल कर दिया। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याएं भी बिना किसी रुकावट के सीधे बादशाह तक पहुंचने लगी और त्वरित न्याय मिलने लगा। प्रजा के चेहरे पर संतोष और सुरक्षा का भाव साफ झलक रहा था। राज्य भर में बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां दोहराई जाने लगी। हालांकि दरबार के कोनों में बैठी ईर्ष्या अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कुछ उच्च मनसबदार, जिनकी अनुचित कमाई पर सीधा असर पड़ा था, अपने कक्षों में बैठकर गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। वे जानते थे कि बीरबल की इस सफलता ने उनकी शक्ति को स्थायी रूप से चुनौती दी है। बीरबल को नीचा दिखाने और उन्हें दरबार से दूर करने के लिए वे अब एक नई, अधिक जटिल चाल की योजना बनाने लगे थे। अगले ही दिन दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मुख्य षड्यंत्रकारी मीर जाफर बादशाह अकबर के सामने अत्यंत चिंतित मुद्रा में पेश हुआ। उसने घोषणा की कि शाही खजाने से नवरत्न मणि अचानक गायब हो गई है। हुजूर, जाफर ने नाटकीय ढंग से कहा, खजाना पूरी तरह सुरक्षित था। ताले ज्यों के त्यों थे और पहरेदार भी अपनी जगह पर थे। ये चोरी किसी साधारण चोर का काम नहीं है, बल्कि ये किसी रहस्यमय शक्ति, किसी जिन्न का कारनामा लगता है। अकबर ये सुनकर विस्मित हो गए। राज्य में ऐसी अलौकिक घटना पहली बार हुई थी। जाफर ने तुरंत सलाह दी कि इस समस्या का समाधान तर्क से नहीं, बल्कि असाधारण सूझ से होना चाहिए। एक ऐसा जाल जिसमें बीरबल अवश्य फंसेंगे। बादशाह ने तुरंत बीरबल की ओर रुख किया। बीरबल, तुम ही मेरी अंतिम आशा हो। तुम्हें उस चोर या जिन्न का पता लगाना होगा, लेकिन इस तरह कि राज्य में कोई भय या अशांति न फैले। तुम्हें यह काम 3 दिनों के भीतर बिना खजाने की पूरी तलाशी लिए करना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए झुककर कहा,
जो आज्ञा, जहांपना। मैं इस रहस्य के पीछे छिपे जिन्न को जरूर बेनकाब करूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते ही राजसी दरबार से प्रस्थान किया। वो अच्छी तरह जानता था कि खजाने की दीवारें नहीं, बल्कि खजांची का मन ही उसका लक्ष्य था। ये कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी कर्मचारी द्वारा सुनियोजित साजिश थी। अगले दिन बीरबल ने तुरंत शाही खजाना विभाग के सभी प्रमुख कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और खजांचियों को इकट्ठा किया। उसने गंभीर और रहस्यमय स्वर में घोषणा की, ये चोरी किसी चोर ने नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जिन्न का नेकी है, जो अभिशप्त खजाने की रक्षा करता है। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने आगे कहा, मैंने जहांपनाह को सलाह दी है कि हम जिन्न के क्रोध को शांत करें। इसलिए उस जिन्न ने हर चुराए हुए सिक्के पर एक अदृश्य निशान छोड़ा है। जो भी इस अभिशप्त धन को छूता है, उसके हाथ पर रात होते ही काले निशान पड़ जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति खुद को बेकसूर साबित करना चाहता है, तो वो आज रात ही चोरी का माल जिन्न के लिए वापस रख दे, वरना परसों सुबह मैं उस निशान के आधार पर चोर को सबके सामने बेनकाब कर दूंगा। बीरबल की योजना सीधी थी। उसने भौतिक चोरी को एक आध्यात्मिक संकट में बदल दिया। अब चोर के पास या तो पकड़े जाने का डर था, या गुप्त रूप से खजाना लौटाने का। बीरबल की घोषणा सुनते ही दरबार में एक गहन सन्नाटा छा गया। उपस्थित सभी कर्मचारियों और दरबारियों के चेहरों पर भय और संदेह का मिश्रण था। हर कोई चुपके से अपने हाथों को देख रहा था। ये जांच रहा था कि क्या कोई निशान पहले से ही उभर आया है। सम्राट अकबर, जो अब तक इस समस्या से जूझ रहे थे, बीरबल की युक्ति पर मुग्ध होकर मुस्कुराए। वो रात महल के लिए अत्यंत बेचैनी भरी थी। असली चोर, जिसका नाम दरबारी फजल खान था, सदमे में था। उसने उन सिक्कों को छूने की गलती की थी, और अब उसे विश्वास होने लगा था कि उस अदृश्य जिन्न का शाप सच है। भय से कांपते हुए फजल खान ने रात भर अपने हाथों को रगड़ा, लेकिन कलंक के उभरने का डर कम नहीं हुआ। सुबह होने से ठीक पहले, जब महल गहरी नींद में था, फजल खान ने चुपके से चोरी किए गए खजाने को वापस उसी स्थान पर रख दिया जहां से वो चुराया गया था। उसने खजाना लौटाने के बाद राहत की एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि परसों सुबह बेनकाब होने और कारावास जाने से बेहतर है कि जिन्न के क्रोध से गुप्त रूप से बचा जाए। सुबह जब अकबर ने देखा कि खजाना वापस आ गया है, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। महाराज अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच्चे अर्थों में बुद्धिमान हो। खजाना वापस आ गया है और किसी को चोट भी नहीं पहुंची। बताओ, वो जिन्न कौन था और उसने कैसे ये असंभव कार्य किया? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक झुककर कहा, हुजूर, ये किसी अलौकिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के भय का कार्य था। मैंने चोर को यह विश्वास दिलाया कि यदि वो खजाना नहीं लौटाता, तो उसका अपराध केवल आपके सामने नहीं, बल्कि पूरे समाज में कलंक के रूप में उभर जाएगा। जब चोरी की पहचान गुप्त रखी गई, तब चोर को कारावास का नहीं, बल्कि सामाजिक बहिष्कार का डर लगा। कलंक का भय ही फजल खान को मजबूरन खजाना वापस करने के लिए प्रेरित कर गया। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तो तुमने भय और शर्म को हथियार बनाया? बीरबल ने कहा, जी हुजूर। लालची व्यक्ति के लिए कारावास से अधिक भयावह उसका बेनकाब होना होता है। फजल खान का डर ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की दिल खोलकर प्रशंसा की और उन्हें मूल्यवान मोतियों का हार भेंट किया। मूल्यवान मोतियों का हार जब बीरबल के गले में पड़ा, तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। इस अभूतपूर्व सम्मान ने बीरबल की ख्याति को एक नई ऊंचाई दी। हालांकि दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर प्रसन्नता कम और ईर्ष्या का भाव अधिक था। विशेषकर मीर जाफर, जो स्वयं को बुद्धि और चालाकी में बीरबल का प्रतिस्पर्धी मानता था।
वो इस सफलता से अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि बीरबल की ये योजना तो बस एक तुक्का थी, जिसमें फजल खान ने सामाजिक बदनामी के डर से आसानी से घुटने टेक दिए। सच्ची बुद्धिमानी तो तब हो जब दुश्मन आमने सामने की लड़ाई में पकड़ा जाए, न कि केवल डर के मनोविज्ञान से। मीर जाफर ने अपने एक साथी दरबारी से फुसफुसाते हुए कहा। अकबर ने हालांकि इन दबी हुई फुसफुसाहटों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल सजा देने में नहीं, बल्कि मन को बदलने और भय को सही दिशा देने में भी निहित होता है। इस घटना के बाद साम्राज्य में बीरबल का सम्मान और भी दृढ़ हो गया। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि साम्राज्य पर एक नई और प्रत्यक्ष चुनौतियां पड़ी। उत्तरी सीमांत का शक्तिशाली राजा दुर्ग सिंह लगातार मुगल व्यापारियों को लूट रहा था। हाल ही में उसने अकबर के व्यक्तिगत पुस्तकालय से एक अत्यंत दुर्लभ बहुमूल्य पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट भी चुरा ली थी। ये चोरी गुप्त नहीं थी। दुर्ग सिंह ने खुलेआम घोषणा की थी कि वो इसे वापस नहीं करेगा। अकबर चिंता से ग्रसित थे। सीधी सैन्य कार्रवाई का अर्थ था भीषण युद्ध छेड़ना, जिसके लिए राज्य अभी तैयार नहीं था। उन्होंने भरी सभा में बीरबल की ओर रुख किया। बीरबल, बादशाह ने भारी आवाज में कहा, यह दुश्मन न डरता है और न ही सामाजिक बदनामी की परवाह करता है। ये एक सीधी चुनौती है। बिना युद्ध के उस पांडुलिपि को वापस लाने का क्या उपाय है? इस बार हमें आमने सामने की बुद्धि का प्रदर्शन करना होगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनके चेहरे पर योजना की हल्की मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस बार तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि की चाल चलेगी। मैं दुर्ग सिंह को यह मानने पर मजबूर कर दूंगा कि उसने वो पांडुलिपि स्वयं ही आपको भेंट की है। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना के पहले चरण की रूपरेखा बनाई। उन्होंने बादशाह से एक अजीबोगरीब अनुरोध किया, जहां पनाह, हमें तलवारें नहीं, बल्कि दो चीजें चाहिए। एक अत्यंत प्रतिभाशाली चित्रकार और एक ऐसा कीमती परजाली हार जो देखने में किसी भी शाही खजाने को फीका कर दे। अकबर आश्चर्यचकित थे। बीरबल, तुम पांडुलिपि के बदले नकली आभूषण भेजने की योजना बना रहे हो? जी नहीं, अन्नदाता, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दुर्ग सिंह के लोभ को ही उसका हथियार बनाएंगे। चित्रकार उस हार का एक ऐसा उत्कृष्ट चित्र बनाएगा जो वास्तविक से भी अधिक आकर्षक लगे। मैं उस चित्र को दुर्ग सिंह के पास एक विशेष दूत के माध्यम से भेजूंगा। हम उसे यह विश्वास दिलाएंगे कि यह चित्र उस दुर्लभ शमशीर नगीने की प्रतिकृति है जिसे हमने हाल ही में छुपाया है। अकबर ने सिर हिलाया। योजना अजीब थी, पर उन्हें बीरबल की बुद्धि पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने तुरंत बीरबल के आदेशानुसार सभी इंतजाम करने का निर्देश दिया। अगले दिन एक प्रशिक्षित दूत चित्र लेकर दुर्ग सिंह के किले की ओर कूच कर गया। दुर्ग सिंह एक महत्वाकांक्षी और लालची शासक था। जब दूत ने उसे वो उत्कृष्ट चित्र सौंपा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। शमशीर नगीने की आभा कागज पर भी इतनी जीवंत लग रही थी कि दुर्ग सिंह को लगा जैसे वो असली रत्न अपने सामने देख रहा है। दूत ने बड़ी चतुराई से संदेश दिया कि ये आभूषण हाल ही में छिपाया गया है और इसे अगले सप्ताह गोपनीय तरीके से एक नए खजाने में स्थानांतरित किया जाएगा। दुर्ग सिंह ने तुरंत विश्वास कर लिया कि अकबर ने अपनी सबसे कीमती संपत्ति को डर के मारे छुपाया है। उसके मन में लालच की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि यदि वो ये खजाना लूटने में सफल हो जाता है तो वो पूरे क्षेत्र का सबसे धनी राजा बन जाएगा। बिना किसी विलंब के दुर्ग सिंह ने अपने सबसे वफादार सैनिकों को गुप्तचर के रूप में भेजा। उसका सारा ध्यान अब एक ऐसे काल्पनिक हार को खोजने में लग गया जिसे अकबर के दरबारियों ने कभी बनाया ही नहीं था। बीरबल की योजना का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। शत्रु ने चारा निगल लिया था। बीरबल अपनी खिड़की से शत्रु की बढ़ती व्याकुलता का दृश्य देखते हुए मंद मंद मुस्कुराए।
उन्हें पता था कि लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को दरबार में बुलाया। उनका अगला कार्य अफवाहों को बल देना था, लेकिन उन्हें एक निश्चित दिशा में मोड़ना था। 20 नए जासूसों को दुर्ग सिंह के क्षेत्र में भेजा गया। उनका काम था ये कहना कि हार को इतनी अच्छी तरह से छुपाया गया है कि वो अक्सर अपनी जगह बदलता रहता है। कभी वो शाही स्नानघर में छिपा है, तो कभी भूल भुलैया जैसे पुराने पुस्तकालय में। इस भ्रम ने दुर्ग सिंह के सैनिकों को पूरी तरह से थका दिया। वे बेतरतीब ढंग से पूरे राज्य की खाक छान रहे थे, जिससे उनकी अपनी राजधानी की सुरक्षा लगभग शून्य हो गई। बीरबल ने सम्राट अकबर से कहा, जहांपनाह, जब शत्रु केवल सुनहरे भ्रम को खोजने में व्यस्त हो, तब वो अपनी ढाल उतार देता है। हमारी सेना के लिए ये आक्रमण का नहीं, बल्कि स्थिति को मजबूत करने का सही समय है। हम बिना लड़े ही जीत सकते हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया और अपनी चुनिंदा टुकड़ियों को दुर्ग सिंह की सीमा के पास महत्वपूर्ण ठिकानों पर गुप्त रूप से तैनात करने का आदेश दिया। शत्रु स्वयं ही अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था। ये सुनहरा भ्रम बीरबल द्वारा कुशलता से गढ़ी गई एक अफवाह थी, एक प्राचीन अप्राप्य स्वर्ण भंडार की कथा, जो शत्रु राज्य के सुदूर दुर्गम दक्षिणी मोर्चे पर स्थित थी। लालच में अंधा होकर राजा दुर्ग सिंह ने अपनी सेना के सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े भाग को उस मनगढ़ंत खजाने की खोज में लगा दिया। जैसे ही दुर्ग सिंह की सेना पहाड़ों के जाल में उलझकर अपने ही रसद मार्गों से दूर हुई, बीरबल के गुप्तचरों का नेटवर्क सक्रिय हो गया। उन्होंने कुशलतापूर्वक शत्रु राज्य के भीतर छोटे छोटे विद्रोहों को हवा दी और सबसे महत्वपूर्ण, दुर्ग सिंह के राजधानी शहर को अन्न तथा हथियारों की आपूर्ति बंद करवा दी। जब दुर्ग सिंह के पास यह संदेश पहुंचा कि उसकी सेना भूखी है, उसकी राजधानी में अव्यवस्था फैल चुकी है और अकबर की सेनाएं अब रणनीतिक ऊंचाइयों पर मजबूती से जम चुकी है, तब तक उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो चुका था। वो बिना लड़े ही चारों ओर से घिर चुका था। बीरबल ने रक्त की एक बूंद बहाए बिना शत्रु की कमर तोड़ दी थी। आत्मसमर्पण के अलावा दुर्ग सिंह के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने अगले ही दिन भारी मन से अपने सबसे विश्वसनीय दूत को सफेद झंडे के साथ बादशाह अकबर के शिविर में भेजा। संदेश स्पष्ट था, राजा दुर्ग सिंह बिना किसी शर्त के अधीनता स्वीकार करने को तैयार है, बशर्ते उसकी प्रजा को कोई हानि न पहुंचे। जब अकबर ने ये विजय समाचार सुना, तो उनका हृदय गर्व और आश्चर्य से भर गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने सिंहासन के पास बुलाया। बीरबल, अकबर ने घोषणा की, तुमने हमें एक ऐसा पाठ सिखाया है जिसे कोई शस्त्र नहीं सिखा सकता। तुमने सिद्ध किया कि कूटनीति और समझदारी लाखों सैनिकों के बल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये विजय तुम्हारी बुद्धि की विजय है। बीरबल ने शालीनता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, ये तो केवल आपकी प्रजा और आपके शत्रुओं में आपके न्याय के प्रति बैठे भरोसे का परिणाम है। मैंने तो बस सही समय पर सही तार छेड़े। अकबर ने स्नेहपूर्वक बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने हमेशा हमारी सबसे बड़ी दौलत को बचाया है, वो है खून खराबे से दूर रहने का हमारा सिद्धांत। मैं जानना चाहता हूं, बीरबल, तुमने किस कूटनीतिक चाल से उस हठीला राजा को, जो महीनों से हमारी सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा था, बिना एक भी सैनिक खोए शांत करा दिया? दरबार में चुप्पी छा गई। सभी उच्च पदस्थ मंत्री और सरदार उस योजना का विवरण सुनने के लिए उत्सुक थे, जिसने बिना युद्ध के विजय दिलाई थी। बीरबल ने अपनी पगड़ी पर धीरे से हाथ फेरा और कहा, जहांपनाह, मैंने सीधे राजा को नहीं ललकारा, मैंने उसके अहंकार को ललकारा। मैंने उसके राज्य में गुप्त रूप से ये अफवाह फैला दी कि वो राजा तो महान है, लेकिन उसकी सेना और उसके मंत्री उसके युद्ध के खर्चों से इतने भयभीत हैं कि वे शांति की संधि को ही एकमात्र धर्म मान बैठे हैं। मैंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यदि युद्ध हुआ तो जीत चाहे किसी की भी हो, उनका अगला उत्तराधिकारी सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा। बीरबल मुस्कुराए।
बस इतनी सी बात पर महाराज को अपने मंत्रियों पर नहीं बल्कि अपनी ही सेना पर संदेह होने लगा और उन्होंने युद्ध का विचार त्याग दिया। महाराज अकबर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर पहले संदेह था, अब उस संदेह की जगह गहरी प्रशंसा ने ले ली। बीरबल, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, तुमने तो शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति, उसके अभिमान को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। ये योजना मात्र बुद्धिमान नहीं बल्कि असाधारण थी। मैंने युद्ध की तैयारी में लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने का विचार किया था, जबकि तुमने सिर्फ कुछ अफवाहों से पूरा युद्ध ही टाल दिया। ये तो किसी भी बड़ी सैन्य विजय से कहीं ज्यादा बड़ा कृत्य है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, युद्ध में सबसे बड़ी हार रक्त की नहीं होती बल्कि उस निर्णय की होती है जो राजा को अपने लोगों के भविष्य के प्रति अनिश्चित कर दे। राजा रुद्रसेन को हार का भय नहीं था। उन्हें डर था कि यदि वो युद्ध जीते भी तो कहीं उसके बाद उसका अगला उत्तराधिकारी सिंहासन पर न बैठ पाए। मैंने बस उनके मन में सत्ता के लोभ और उत्तराधिकार के भय को जगाया। संदेह का बीज तलवार की नोक से कहीं ज्यादा गहरा घाव करता है और उसे भरने के लिए कोई संधि काम नहीं आती। बादशाह अकबर ने गहन संतुष्टि के साथ बीरबल को देखा। उनकी आंखें गर्व और प्रशंसा से चमक उठीं। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि तलवार की चमक से कहीं ज्यादा तेज बुद्धि की धार होती है। तुमने एक ऐसा युद्ध जीता जहां कोई सैनिक नहीं मरा, लेकिन दुश्मन का मनोबल और अहंकार अवश्य टूट गया। राजा रुद्रसेन ने अगले ही दिन आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेज दिया है और वो अब हमारी शर्तों पर संधि करने को तैयार है। रक्तपात को टालकर इतनी बड़ी विजय हासिल करना ये केवल तुम्हारे जैसा ही व्यक्ति कर सकता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, असली विजय दुश्मन को शारीरिक रूप से हराने में नहीं है बल्कि उसे ये एहसास दिलाने में है कि उसकी अपनी ही लालसा और भय उसके विनाश का कारण बन रहे हैं। जो राजा सत्ता के लोभ में जीता है उसका सिंहासन हमेशा संदेह के खंभों पर खड़ा रहता है। मैंने बस उन खंभों को हिला दिया। अकबर मुस्कुराए। ये योजना न केवल बुद्धिमानी का प्रमाण थी बल्कि मानवता की भी जीत थी। अकबर मुस्कुराए। ये योजना न केवल बुद्धिमानी का प्रमाण थी बल्कि मानवता की भी जीत थी। उनकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, अब विस्तार से बताओ, तुमने क्या किया जिससे राजा रणधीर सिंह का विश्वास अपनी ही सेना और अपने ही दरबार से उठ गया? तुमने उन खंभों को कैसे हिलाया? बीरबल ने सम्मानपूर्वक अपनी कमर कसी। जहांपनाह, मैंने बस एक साधारण मानवीय कमजोरी का फायदा उठाया, लालसा और भय के बीच का द्वंद्व। मैंने राजा रणधीर के सबसे विश्वसनीय सेनापति और सबसे महत्वाकांक्षी मंत्री के बीच एक ऐसा भ्रम पैदा किया जो उन्हें सच लगा। मैंने मंत्री को एक ऐसा गुप्त संदेश भिजवाया जिसमें यह दर्शाया गया था कि शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा विद्रोहियों की फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही सेनापति को यह संकेत दिया गया कि मंत्री गुप्त रूप से उसके पद को हड़पना चाहता है। चूंकि रणधीर सिंह स्वभाव से ही संदेहवादी थे, उन्होंने अपने ही लोगों की हर हरकत को गद्दारी के सबूत के तौर पर देखना शुरू कर दिया। ब्लॉकवोट। रणधीर सिंह का संदेह जल्द ही पागलपन में बदल गया। उन्होंने बिना कोई ठोस जांच किए मंत्री और सेनापति दोनों के विशेषाधिकार सीमित कर दिए और उन पर गुप्त निगरानी बैठा दी। डर और अपमान के कारण मंत्री ने अपनी संपत्ति और महत्वपूर्ण कागजातों की रक्षा करना शुरू कर दिया, जो रणधीर को खजाने की चोरी का स्पष्ट प्रमाण लगा। वहीं सेनापति ने अपनी वफादार टुकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना बचाव कर सके, जिसे राजा ने खुले विद्रोह की तैयारी मान लिया। ये दोनों प्रतिक्रियाएं, जो वस्तुतः आत्मरक्षा के लिए थी, रणधीर के मन में उनके विश्वासघात की मुहर लगा गई। इस आंतरिक उथल पुथल ने रणधीर के राज्य की प्रशासनिक नींव हिला दी। कुछ ही हफ्तों में व्यवस्था चरमरा गई
और रणधीर अपने शक्तिशाली पड़ोसियों के विरुद्ध लड़ने के बजाय अपने ही दरबार में होने वाली साजिशों से जूझ रहा था। बाहरी आक्रमणकारियों के लिए ये इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता था। बाहरी खतरों ने शीघ्र ही दस्तक दे दी। मालवा के महत्वाकांक्षी सुल्तान ने राज्य की आंतरिक कलह को देखते हुए अपनी सेना को सीमा पर जमा करना शुरू कर दिया। राजा रणधीर अपनी असुरक्षा और संदेह के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। उनका ध्यान देश की सुरक्षा से हटकर अब केवल अपने ही वफादारों को दंडित करने पर केंद्रित था। दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जो रणधीर को इस घातक भ्रम से बाहर निकाल सके। ठीक इसी नाजुक समय में बीरबल एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कार्य से वापस लौटे। राज्य की बिगड़ती हालत देखकर वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि असली युद्ध सीमा पर नहीं बल्कि रणधीर के मस्तिष्क में लड़ा जा रहा है। उन्होंने पहले स्थिति की पूरी जानकारी ली। मंत्री और सेनापति के कदम क्यों उठाए गए थे और राजा का भ्रम कहां से शुरू हुआ। बीरबल जानते थे कि तलवार और बल से नहीं बल्कि केवल एक तीक्ष्ण चाल से ही राज्य को बचाया जा सकता है। अब उन्हें एक ऐसी योजना बनानी थी जो राजा का संदेह भी तोड़े और बाहरी शत्रु को भी परास्त कर दे। बीरबल ने योजना को अंतिम रूप देने के लिए रात भर गहन चिंतन किया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री या सेनापति पर देशद्रोह का आरोप लगाया तो उनके पास राजा का विश्वास जीतने का कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि राजा पहले ही रणधीर के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें तर्कों का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का सहारा लेना होगा। उन्होंने अपनी योजना को संदेह का दर्पण नाम दिया। अगली सुबह बीरबल ने सभा में प्रवेश किया। इस बार उनका वेशभूषा बदला हुआ था। उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध दूरदर्शी ज्ञानी का रूप धरा हुआ था। उनके हाथ में एक साधारण दिखने वाली लकड़ी की छड़ी थी। उन्होंने राजा रणधीर के सामने झुकते हुए कहा, महाराज, मुझे वर्षों की तपस्या के बाद एक प्राचीन रहस्य ज्ञात हुआ है। राज्य पर संकट बाहरी तलवार से नहीं बल्कि भीतरी झूठ से है। उस असत्य को उजागर करने के लिए एक विशेष सत्यपटल की आवश्यकता होगी। बीरबल ने घोषणा की कि यह सत्यपटल, जो वास्तव में एक साधारण लेकिन प्रतीकात्मक वस्तु थी, स्वयं उन गद्दारों के कर्मों को प्रकट कर देगा जो राजा के भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। राजा रणधीर, जो पहले से ही आंतरिक कलह से व्याकुल थे, तुरंत इस नाटकीय हस्तक्षेप पर विश्वास कर बैठे। उन्होंने बीरबल को पूर्ण समर्थन देते हुए तुरंत आवश्यक सामग्री जुटाने का आदेश दिया। चाल चल चुकी थी। अगले ही दिन बीरबल ने राजदरबार के मध्य में एक विशाल काले संगमरमर का पटल स्थापित करवाया। हालांकि ये केवल एक साधारण पत्थर था, पर बीरबल ने उसे रेशमी वस्त्रों और विशेष जड़ी बूटियों के लेप से ढककर अत्यंत रहस्यमय बना दिया। उन्होंने घोषणा की, महाराज के आदेशानुसार कल सूर्योदय से पूर्व प्रत्येक दरबारी को इस सत्यपटल के समक्ष उपस्थित होना होगा। ये दैवीय पटल स्वयं जानता है कि कौन वफादार है और कौन कपटी। जब कोई झूठा व्यक्ति इसे स्पर्श करेगा तो उसके हाथ पर गद्दारी का निशान, एक गहरा काला धब्बा तत्काल उभर आएगा। दरबार में तनाव का माहौल छा गया। जो दरबारी निष्कपट थे वे निश्चिंत थे, लेकिन जिन षड्यंत्रकारियों ने राजा के भरोसे का गलत इस्तेमाल किया था, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रात भर सो न पाने के डर से वे आपस में फुसफुसाहट करने लगे कि कैसे इस परीक्षण से बचा जाए, क्योंकि बीरबल की चाल का रहस्य उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बीरबल ने महसूस किया कि डर का बीज बोया जा चुका है। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल ने दरबार के केंद्रीय प्रांगण में एक बड़ा साधारण सा पत्थर रखवाया। यह दिखने में बिल्कुल सामान्य था, पर बीरबल के शब्दों ने उसे रहस्यमय बना दिया था। बीरबल ने गंभीर स्वर में घोषणा की, बादशाह सलामत की आज्ञा से अब यह सत्य पाषाण अपनी परीक्षा लेगा। प्रत्येक दरबारी को बारी बारी से इस एकांत कक्ष में प्रवेश करना होगा जहां यह पत्थर रखा है। वहां आपको इसे छूना है। जो वफादार होगा
वो निर्भीक होकर लौटेगा, पर जो कपटी होगा वो अपनी गद्दारी का निशान लिए बाहर आएगा। षड्यंत्रकारियों की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें ये डर सताने लगा कि अगर उन्होंने पत्थर को छुआ तो कहीं वो निशान सच में उभर न जाए। दूसरी ओर अगर वे पत्थर को छूने से मना करते तो उनकी गद्दारी स्वयं सिद्ध हो जाती। वे अब मानसिक रूप से पूरी तरह बीरबल के शिकंजे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अदृश्य खतरे से कैसे निपटा जाए, जिसकी निशानी एक काला धब्बा मात्र थी। बीरबल ने कड़े स्वर में आदेश दिया, विलंब न करें। जो सच्चे हैं उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बादशाह सलामत की आज्ञा है, परीक्षण तुरंत शुरू किया जाए। एक एक करके दरबारी उस पर्दे के पीछे जाने लगे जहां काला पत्थर रखा था। वफादार दरबारी बेखौफ होकर पत्थर को छू रहे थे, क्योंकि उनके मन में कोई पाप नहीं था। उन्हें भरोसा था कि वफादारी का इनाम साफ हथेली होगी। लेकिन जब षड्यंत्रकारियों की बारी आई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में वे डरकर पत्थर से दूर खड़े रहे और उसे छुआ तक नहीं। उन्हें लग रहा था कि छूने भर से ही गद्दारी का निशान उन पर उभर आएगा। जब सभी लोग बाहर आ गए तो बीरबल ने विजयी मुस्कान के साथ घोषणा की, अब सभी अपनी हथेली और उंगलियां दिखाएं। बीरबल ने आगे बढ़कर सभी दरबारियों के हाथ देखे। उन्होंने अकबर को संबोधित करते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने इस पत्थर पर रात भर विशेष इत्र और काजल की एक परत चढ़ा दी थी। जिसने इसे छुआ होगा उसकी उंगलियों पर काला निशान जरूर होगा, जो वफादार है। बीरबल ने फिर षड्यंत्रकारियों की ओर इशारा किया, जिनकी हथेलियां पूरी तरह साफ थी। पर इन कपटियों ने तो पत्थर छुआ ही नहीं। इन्होंने निशान आने के डर से अपनी गद्दारी स्वयं सिद्ध कर दी है। समाप्त।